हेलो गाइस, आज हम डिमांड थ्योरी को फर्दर आगे लेकर बढ़ते हैं और डिमांड थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिमांड के बारे में बात की कि डिमांड क्या है, और लेक्चर नंबर 2 में हमने डिमांड लॉ के अजम्पशंस किए, और लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिमांड लॉ को जो है ना वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और डिमांड लॉ में हम जो है वो डिमांड लॉ को इन वर्ड्स करेंगे और इन टेबल और थ्रू ग्राफ करेंगे। अच्छा, डिमांड लॉ है क्या? डिमांड लॉ जो है ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की तरफ से पेश किया गया, और डिमांड लॉ जो है ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। और हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे है और क्वांटिटी डिमांडेड हम किसे कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इनफैक्ट है क्या। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि किसी प्राइस के अगेंस्ट जब किसी भी गुड की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, जब किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब है कि चेंज होती है। ठीक है, चेंज किस तरफ को हो सकती है? चेंज जो है वो दो डायरेक्शंस को होती है, या तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी और या तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर से नीचे आएगी। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो चेंज है, स्टूडेंट्स इस मामले में भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने चेंज का मतलब प्राइस बढ़ना लेना है या प्राइस कम होना लेना है। तो चेंज का मतलब जो है ये दोनों तरफ को मूवमेंट है प्राइस की। प्राइस वेरी किसी भी चीज़ की बढ़ सकती है या कम हो सकती है। मोस्टली हम देखते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो अपवर्ड जाती हैं। किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट जो है वो कभी डाउन नहीं जाती बल्कि ऊपर की तरफ जाती रहती है। लेकिन जो कभी भी किसी चीज़ की जब प्राइस वेरी करती है तो उसके मुकाबले में क्या होता है कि उस चीज़ की डिमांड जो है वो डिमांडेड यूनिट्स उसके बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। जब प्राइस वेरी करती है या चेंज होती है तो उससे उसी प्रोडक्ट के जिसकी प्राइस चेंज हुई है उसी प्रोडक्ट के क्या होते हैं कि जो डिमांड है। और डिमांड को हमने क्या सीखा था कि डिमांड क्या है? डिमांड नंबर्स है, नंबर्स हैं कि जिस चीज़ की प्राइस चेंज हुई है उस चीज़ के नंबर्स हैं कि उसके नंबर्स में उसकी क्वांटिटी जो है वो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है। यानी कि सपोज करते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे अपनी एग्जांपल में हम एग ले रहे हैं कि अंडा जो है उसकी प्राइस अगर कम हुई है तो उसके डिमांड से मुराद है कि उसके जो डिमांडेड यूनिट्स हैं, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो अगर उसकी प्राइस कम हुई है तो वो नंबर ऑफ एग्स जो डिमांड हो रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, लोग ज़्यादा उसको डिमांड करेंगे। तो जब भी डिमांड का वर्ड आएगा उसके साथ साथ क्या आएगा कि उसके साथ नंबर आएगा, कोई एक नंबर अटैच होगा। उसके अलावा अगर हम वैसे डिमांड की बात करें, हमें नंबर्स का ना पता हो कि कितनी डिमांड हुई है तो फिर वो डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिमांड के साथ साथ एक नंबर अटैच होगा। तो आप देखें कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। यानी कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस वेरी कर रही है या चेंज हो रही है ऊपर को या नीचे को, उसकी डिमांड जो है वो भी चेंज हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि दीगर अवामल जो है वो ना बदलें। वो दीगर अवामल कौन से हैं? हम इनके बारे में बात पहले भी कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। फर्दर भी हम इनके बारे में बात करेंगे कि वो अदर फैक्टर्स या अदर दीगर अवामल जो हैं वो कौन से हैं कि जिनको हमने कांस्टेंट रखना है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, अगर उनको चेंज ना करें तो लॉ ऑफ डिमांड एक प्योर रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। किसी भी चीज़ की प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है? नेगेटिव रिलेशनशिप से मुराद है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सुकड़ रही है, यहाँ पे हम जो है ना वो कम होने का या गिरने का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, जब हम प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप देखेंगे तो हम डिमांड की राइज एंड फॉल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे।
हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का और एक्सपेंशन का, यानी कि उर्दू में सुकड़ाव और फैलाव का वर्ड यूज़ करेंगे। जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान रिलेशनशिप है तो हम सुकड़ने और फैलने या फिर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस वेरी करती है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक्सपैंड करेगी। ठीक है, यानी कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपैंड करेगी। ठीक है, ये एरो, अपवर्ड एरो क्या शो कर रहा है? एक्सपेंशन को, या एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है। और जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये डाउनवर्ड एरो कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यही डिमांड लॉ है, यानी कि कुछ फैक्टर्स को हमने होल्ड कर लिया, कांस्टेंट जो तस्वुर कर लिया, और उसके बाद जो है हमने प्योर रिलेशनशिप देखा किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। ठीक है, ये डिमांड लॉ है, और इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वर्ड यूज़ करना है। ये है इन वर्ड्स इसकी एक्सप्लेनेशन डिमांड लॉ की। अब अगर हम इसको टेबल से देखना चाहें तो आपके सामने है कि हमारे एग्जाम्पल में जो है ना वो एग्स रखे गए हैं कि यहाँ पर एग्स की पर एग की प्राइस है यहाँ पे, कि सपोज करें कि किसी वक्त मार्केट के अंदर जो है ना एग की प्राइस 50 रुपीज़ है। ठीक है, पर एग यानी वन एग, एन एग की प्राइस जो है ना वो 50 रुपीज़ है, और उस वक्त मार्केट के अंदर ये जो उसकी डिमांड है एग की, वो हमने किस में लिया? डजन्स में। ठीक है, दर्जन में लिया है। एक भी एग की कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम डज़न में एग्स को परचेज़ करते हैं, तो इसलिए हमने इसको डज़न में ज़ाहिर कर रहे हैं कि जब वन एग की प्राइस 50 रुपीज़ है या $50 है, उस वक्त जो है ना वो 4 डज़न डिमांड हो रही है। तो एक नंबर है 4, ठीक है, और डिमांड क्या है कि 4 डजन्स। अब ये देखें कि क्वांटिटी डिमांड नंबर्स में ज़ाहिर की गई है, यानी कि हमारे पास एक फिगर है, एक नंबर है। इसके बाद जो है ना अगर उसकी प्राइस डाउन जाती है, लॉ ऑफ डिमांड में हम ये टेबल जो है ना वो 2 टाइप्स का बना सकते हैं, 2 तरह से, 2 वे से बना सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इस बारे में भी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हमने जो क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जब टेबल बनाना है तो उसमें हम प्राइस जो है वो डाउन करें या अप करें। तो ये जो रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड का, ये दोनों तरफ को है। ठीक है, प्राइस दोनों तरफ को वेरी कर सकती है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो आप चाहे प्राइस को डाउन करके टेबल बना लें, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डिमांड को एक्सपैंड करेंगे, और जब आप प्राइस का ये आप यहाँ से अगर आप फर्स्ट प्राइस जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की 10, यहाँ पे एग है तो यहाँ पे एग की 10 रखते और फिर प्राइस को बढ़ाते जाते 10, 20, 30, 40, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे एक्स की प्राइस राइज कर रही है, बढ़ रही है, तो फिर क्या होता कि ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करती डिमांड। ठीक है, तो इस तरह दोनों तरह से टेबल लिया जा सकता था। फिर हमने क्या करना था 20, 16, 12 और 8 और 4। ठीक है, तो अब ये देखें कि जब 40 रुपीज़ हुई एग की प्राइस कम हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड एग्स की कितनी होगी? 8 डजन्स। ठीक है, यानी कि 8 डजन लोग जो है 8 डजन एग्स डिमांड कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर घर के अंदर या फिर किसी भी रीजन के अंदर, किसी एरिया के अंदर। ठीक है ना, किसी मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज, हम अक्सर जो है ना अपने लेक्चर में ये बात करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार हैं, हमने उनकी कन्फ्यूजन को दूर करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि डिमांड की कहाँ पे बात हो रही है, घर पे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, किसी मार्केट में, किसी कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो जगह का नहीं बताया गया। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं रहना आपने कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इतने एग्स। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है और किस जगह पे ये डिमांड हो रही है। हम ये नहीं देख रहे कि किस मार्केट के अंदर है, किस सिटी के अंदर है, किस कंट्री के अंदर है। ठीक है, हो सकता है कि ये 4 डजन एग्स की जगह पे एक इकोनॉमी के अंदर 4 लाख डजन हो, 4 लाख दर्जन अंडे यूज़ हो रहे हों। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सिंपल रखा है। ठीक है, कि जब किसी भी एरिया के अंदर, चाहे वो छोटा एरिया बड़ा एरिया, एक घर ही है,
ठीक है। जब प्राइस 50 रुपीज़ पर एग है तो उस वक्त 4 डजन एग्स डिमांड किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि प्राइस डाउन आती जा रही है, इसी तरह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो एक्सपैंड होती जा रही है। यानी कि जब 10 रुपीज़ पर एग होगा तो उस वक्त 20 डजन्स एग्स जो है ना वो डिमांड किए जा रहे होंगे। अब यही रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड का, जो लॉ ऑफ डिमांड हमने टेबल से देखा है, यही रिलेशनशिप अगर आप ग्राफ से देखना चाहें तो इस तरह से होगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो है ना वो क्वांटिटी डिमांड लेनी है एग्स की, और वाई एक्सिस पर एग्स की प्राइस लेनी है। अब ये देखें कि यहाँ पर हमने ये क्वांटिटी डिमांड में क्या है कि 4, 8, 12, 16 और 12 हमने टेबल को सिंपल रखने के लिए और इस रिलेशनशिप को सीखने के लिए 4 का टेबल यूज़ किया है। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेबल यूज़ करना चाहता है, 2 का करना चाहता है, 3 का करना चाहता है, 4 का करना चाहता है, या फिर कोई भी टेबल यूज़ नहीं करना चाहता। वैसे ही वो इन वैल्यूज़ को बढ़ा दे, 4 कर दे, 7 कर दे, 9 कर दे, कुछ भी कर दे, इसके 12 कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप डिमांड को एक्सपेंड कर रहे हैं तो वैल्यूज़ बढ़ानी है। अगर आपने कहना कि ग्राफ ईजी रहे तो फिर आप क्या है कि पर्टिकुलर एक ख़ास टेबल को फॉलो करें, ठीक है। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कुछ भी, ठीक है। तो अगर हमने 4 का टेबल लिया है तो क्वांटिटी डिमांड हमने एक्स एक्सिस पे ली है, तो ये देखें कि स्केलिंग करते हुए हमने 0, और इसके बाद इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने 4 का टेबल लिया है तो यहाँ पे इतना जितना फर्स्ट डिस्टेंस रखना है 0 से लेकर, उतना ही आगे आगे डिस्टेंस रखना है, ठीक है। तो 4, 8, 12, 16, 20, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, गुड की या प्रोडक्ट की प्राइस ली है। तो प्राइस क्या है, सबसे लोएस्ट प्राइस। यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे टेबल में फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, यहाँ भी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्राइस अगर 50 है और लोएस्ट प्राइस 10 है तो हमने 0 के करीब लोएस्ट वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे 50 नहीं रख लेना। यहाँ पे आपको फर्स्ट 50 नज़र आ रहा है लेकिन लोएस्ट क्या है 10 है, तो यहाँ पे आपने 10, 20, 30, 40 और 50 करना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ले ली वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। अब हमने इनका रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड को जो है ना वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ करना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि जब 50 रुपीज़ थी प्राइस एग की तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांड क्या थी, 4 डजन्स, ठीक है। ये प्राइस है और ये 4 क्वांटिटी डिमांड है। हमने इनको जो है ना वो एक स्केल की मदद से मिला लेना है, ठीक है। आप देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक क्वांटिटी डिमांडेड है एग्स की। अब हम इनको हाथ से भी मिला सकते हैं। आप देखें कि जब एक्स की डिमांड जो है ना वो एक्स की प्राइस जब 40 हुई थी पर एग तो उस वक्त डिमांड 8 डजन थी। जब प्राइस 30 हुई थी तो उस वक्त 12 डजन थी, और जब प्राइस जो है वो 20 हुई थी तो 16 डजन थी, और जब प्राइस 10 रुपीज़ पर एग थी तो उस वक्त 20 डजन डिमांड हो रहे थे। तो आप ये देखें कि जो है वो इसकी प्राइस एग्स की पर एग डाउन जा रही है, क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंड कर रही है। और ये कहाँ से पता चलेगा एक्सपेंड कर रही है, आप यहाँ पर क्वांटिटी देख रहे हैं तो आपको 4 से 8 पे, 8 से 12 पे, 12 पे 16 पे और 16 से 20 पे जाते हुए भी आपको ये इस बात का इशारा है कि डिमांड एक्सपेंड कर रही है। और आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको दूसरा यहाँ से पता चलेगा, इन पॉइंट्स से, ठीक है। आप इन तमाम पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे या मिलाएंगे तो आपको डिमांड कर्व बनता हुआ नज़र आएगा। ये तमाम पॉइंट्स जो कि एक प्राइस और उससे रेलिवेंट, उससे मुतल्लिका डिमांड को मिला रहे थे। 4 प्राइस थी, 50 प्राइस थी तो 4 क्वांटिटी डिमांडेड थी, और 40 प्राइस थी तो 8 थी, 30 थी तो 12 थी। इन हर एक पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट उसके मुकाबले में एक क्वांटिटी डिमांड थी। उन तमाम पॉइंट्स को मिलाया तो यहाँ भी हमें एक्सपेंशन नज़र आ रही है कि प्राइस डाउन जा रही है, तो ये पॉइंट भी क्वांटिटी डिमांड के एक्सपेंशन को ज़ाहिर करेंगे, और ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट्स भी एक्सपेंशन को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, डिमांड कर्व, खते तलब। ये खते तलब क्या ज़ाहिर कर रहा है, प्राइस और किसी चीज़ की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। अब
इस पॉइंट से अगर आप इसको आप मान लें कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ए पॉइंट से बी और बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये जो मूवमेंट है प्राइस डाउन होने से जो क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंड कर रही है, ये जो मूवमेंट है ये एक्सपेंशन को जाहिर करेगी कि डिमांड एक्सपेंड कर रही है। और ये जो कर्व है डिमांड कर्व, ये एक रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। तो अब ग्राफ के अंदर जब हम लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाते हैं तो उस वक्त हम क्या बना लेते हैं, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के बारे में हम बात जो है ना फर्दर वीडियोस के अंदर भी करेंगे, लेकिन क्वांटिटी डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड को हमने थ्रू वर्ड्स, थ्रू टेबल और थ्रू ग्राफ जो है ना इसमें बनाने की कोशिश, और बहुत सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप फर्दर इकनॉमिक्स को अच्छे और बेहतर अंदाज से सीखना चाहते हैं। और जिन पॉइंट्स के बारे में आप कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं हमेशा से, अगर आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो लर्न फॉर विक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।